हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए फिर शुरू करते हैं 20 सितंबर 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला न्यूज़ और करंट अफेयर है दोस्तों, वेलफेयर बोर्ड फॉर नोमैडिक डी नोटिफाइड ग्रुप्स सीक्स फंड्स स्टाफ एंड परमानेंट पैनल। ये एक्चुअली क्या है दोस्तों ना, डी नोटिफाइड है, इसमें बहुत सी चीज़ें हम लोग के लिए जानना जरूरी है दोस्तों। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे डी नोटिफाइड ट्राइब्स होती क्या है दोस्तों, है ना। मेन मैटर क्या चल रहा है, इन सब के लिए जो एक मतलब पैनल है ना दोस्तों, उसको एक स्टेटूटरी मतलब पोजीशन नहीं मिली है, मतलब एक मतलब कानूनी तौर से मतलब उसको कानूनी रूप से मतलब एक मतलब वो मतलब जो कमीशन नहीं है, परमानेंट कमीशन नहीं है। तो उन सब चीज़ों की ये लोग मांग कर रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डी नोटिफाइड ट्राइब होती क्या है दोस्तों। ये जान लीजिए दोस्तों, डी नोटिफाइड ट्राइब वो ट्राइब्स है जो मतलब जो अंग्रेजों के समय मतलब आज जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय अंग्रेजों के समय कुछ जो ट्राइब्स थी उनको क्रिमिनल बोला जाता था, मतलब वो क्रिमिनल ट्राइब्स है। किस एक्ट के थ्रू बोला गया था? जो मतलब ब्रिटिश मतलब जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के तहत कुछ मतलब ट्राइब्स को क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित कर रखा था, उनको ब्रांड कर रखा था इस नाम से, ठीक है। तो जैसे मतलब भारत को आज़ादी मिली तो 1952 में तो ये जो मतलब क्रिमिनल ट्राइब्स का मतलब ये जो टैग था ये हटा दिया, मतलब डी नोटिफाई कर दिया, मतलब निरस्त कर दिया गया था, ठीक है। तभी से ये लोग मतलब ये वाले जो ट्राइब्स है पर्टिकुलर इनको कहा जाने लगा डी नोटिफाइड ट्राइब्स, ठीक है। सेकंड आ जाता है नोमैडिक ट्राइब्स। नोमैडिक ट्राइब्स वही ट्राइब्स होती है जो दोस्तों मतलब एक जगह से दूसरी जगह आना जाना रेगुलर करती रहती हैं, चाहे वो पास्चर मतलब जैसे मतलब जो चारागाह वाले नहीं होते, मतलब बहुत सारे भेड़ पाल लिए या बहुत सारी गाय पाल लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, मतलब ये मतलब घास के चक्कर में, या फिर मतलब जैसे ठंड हुई तो गर्मी वाले क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, गर्म हुई तो ठंडी वाले क्षेत्र में पड़ जाते हैं, मतलब समझ रहे हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह करते हैं। और एक ट्रेडर होते हैं, ट्रेडर मैंने आपको एक बंजारा कम्युनिटी बताया था लास्ट वीडियो में, है ना। वो मतलब क्या है कि मतलब वो ट्रेडिंग करते हैं, मतलब जैसे कि मतलब ये व्यापार एक जगह से दूसरा, जैसे मतलब खाने के सामान हो गया या फिर कुछ अदर जो मतलब चीज़ें होती हैं उनको ले जाना। जैसे मतलब मुगल के समय में भी ये चीज़ चलता था दोस्तों, मतलब जो बंजारा कम्युनिटी वाले लोग होते थे ना, तो वो जो आर्मी जो मतलब लड़ाई के लिए जाती थी उनके लिए खाना पहुंचाने का काम, हथियार पहुंचाने का काम यही बंजारा ट्राइब करते थे। उसके बाद इंटरटेनर जो जगह जगह जाके मतलब इंटरटेन करते हैं लोगों को और अपने जीवन यापन उसी हिसाब से करते हैं, ठीक है। मतलब ट्रेडिशनली मतलब आप समझ लीजिए ट्रेडिशनली वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते रहते हैं। कौन से? नोमैडिक ट्राइब्स। एक होते हैं सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, मतलब ये पार्शली सेटल होते हैं, पार्शली नोमैडिक मतलब सीजनली निकलते हैं, मतलब आधे सीजन मान लीजिए वो सेटल है, आधे सीजन मतलब वो कहीं और चले गए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये जो मेन मैटर अभी चल रहा है दोस्तों, वो है आपका DWBDNC। ये क्या है दोस्तों? डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज, ठीक है। ये कब स्टैब्लिश हुआ था दोस्तों? ये 2019 में ही स्टैब्लिश हो गया था। किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका कंपोजिशन आप देखिए दोस्तों, फिर मैं आपको बताता हूँ मेन मैटर क्या आ रहा है, ठीक है। तो पहले मतलब एक तो चेयरमैन होता है जो जिसका अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। उसके अलावा एक मेंबर सेक्रेटरी होते हैं जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है ना, उस रैंक का पर्सन होता है गवर्नमेंट इंडिया का, ठीक है। और 5 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। ये सारे के सारे नॉमिनेट किसके द्वारा किए जाते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। पर अभी हाल फिलहाल में जो कमीशन है उसमें सिर्फ 2 ही मेंबर हैं, मतलब उनका मतलब एक्सटेंशन नहीं हो रहा है। एक तो कोई स्टेटरी पोजीशन नहीं मिली, मतलब कोई एक्ट लाना पड़ता है ना, तब जाके किसी बॉडी को मतलब एक कानूनी तौर से दर्जा मिलता है, तो वो उसको दर्जा भी नहीं मिला हुआ, ठीक है। टेन्योर क्या होता है इनका? टेन्योर इनका 3 साल का है। पर जो मतलब इसके चेयरमैन होते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यही होता है। मेंबर सेक्रेटरी जो होते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का जो बंदा होता है ना, वही होता है। इनकी जो मतलब टेन्योर है ये 5 साल तक बढ़ सकती है, ठीक है। सॉरी दोस्तों। और अगर देखेंगे मतलब ये किस तरह रजिस्टर्ड है, तो ये दोस्तों सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट जो 1860 है ना, उसके तहत एक सोसाइटी के रूप में मतलब ये दर्ज है, ठीक है। मतलब कोई मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ऊपर से स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक जान लीजिए एक कमीशन है दोस्तों, उस कमीशन का नाम है आईडेड कमीशन, है ना। ये आईडेड कमीशन जो है दोस्तों ये 2014 में आया था। इसका बस ये काम था कि जो भी मतलब डी नोटिफाइड ट्राइब्स है या नोमैडिक ट्राइब्स है या फिर सेमी नोमैडिक ट्राइब्स है, इनके बारे में पता लगाना और मतलब इनका आइडेंटिफिकेशन करना कि कहाँ है, कितने हैं, ठीक है। और उसके अलावा एक और मतलब कमीशन आई थी दोस्तों जो कि पहला मतलब ऐसा इवेंट था, ये था रेनके कमीशन। डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए पहला अटेम्प्ट था जिसके द्वारा इनको आइडेंटिफाई किया गया था। किसको? डी नोटिफाइड ट्राइब्स को। ये कमीशन कब आया था? 2008 में, ठीक है।
ऑडिट कमीशन आप समझ लिए दोस्तों। उसके बाद एक स्कीम चलती है बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो इन्हीं लो ट्राइब्स के लिए है, वो है सीड स्कीम दोस्तों। ठीक है, ये सीड स्कीम जो है 16 फरवरी 2022 में लॉन्च हुई थी दोस्तों। इसके तहत क्या है दोस्तों, पहले इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, स्कीम फॉर इकोनॉमिक पावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, मतलब तीनों के लिए उनको इकोनॉमिकली इंपावर करने के लिए। ठीक है, हर तरह की जैसे फैसिलिटी उनको पहुंचाने के लिए, जैसे मतलब घर बनाने के लिए, या फिर मतलब लोन देने के लिए, या फिर मान लीजिए उनकी जीविका यापन के लिए, या फिर उनके लिए मतलब कुछ मतलब फैसिलिटीज जो मतलब एक बेसिक चाहिए होता है उसको मतलब देने के लिए। ठीक है, इस वाली स्कीम को लाया गया था। पर इसमें ये था कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, फैमिली इनकम जो है वो लेस देन 2.5 लाख रुपया होना चाहिए साल का। ठीक है, और ये भी दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। ठीक है, कब लॉन्च हुआ था, 2022 में। इसके बाद सेकंड न्यूज और सेकंड करंट अफेयर क्या है दोस्तों, तो ये आर्टिकल है कैग। कैग क्या है दोस्तों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज डेवलपिंग LLM फॉर एक्यूरेट ऑडिटिंग एंड एफिशिएंसी। ठीक है, अब इसमें क्या है दोस्तों, LLM हम लोग को जानना है और दूसरा कैग जानना है। ठीक है, अब LLM क्या है दोस्तों, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, मतलब ये जो मतलब ऑडिटिंग की जाती है इंडिया में, उसको मतलब एक तरह से मॉडर्नाइज करने के लिए, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, और जो भी मतलब पुराने जितने भी मतलब सालों साल मतलब मतलब क्या बोलते हैं, 10 साल 20 साल 30 साल के जो डिकेड्स के जो मतलब रिकॉर्ड है ना, उसको मतलब मेंटेन करना, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई उसका यूज करना चाहे, कोई उसको देखना चाहे तो वो आराम से देख सके। ठीक है, इन वन क्लिक। अब इसका काम क्या होगा दोस्तों, अगर ये क्या हेल्प करेगा, ये ऑडिटर्स को हेल्प करेगा डिकेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल डाटा को एक्सेस करने के लिए, मतलब जो पुराने डाटा है ना ऑडिटिंग वाले सारे, मतलब वो ऑडिटर जो भी मतलब ऑडिटिंग करने जाएंगे उनके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। उसके अलावा क्या है कि ऑडिट जो एनालिसिस है उसकी एफिशिएंसी और कंसिस्टेंसी को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया। आप मान लीजिए इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट मिलेगा तो ये तो होगा ही, है ना। उसके बाद ये जो है ये सिस्टम जो है पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, सबसे बेस्ट पार्ट है ये। उसके बाद ये इसका जो ये वर्जन है दोस्तों, पहला वर्जन है, ये एक्सपेक्टेशन हो रही है कि नवंबर 2025 तक ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हम लोग को सेकंड पॉइंट क्या जानना है, कैग के बारे में। कैग क्या होता है दोस्तों, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, अभी कौन है करंट, तो ये है कुंडू संजय मूर्ति जी, जो कि अभी करंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। अब देखिए कैग जो है दोस्तों, एक आर्टिकल नंबर 148 से लेके 151 तक इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, तो सबसे मेन है 148, इसी में शायद मैक्सिमम जो क्राइटेरिया है, मतलब इंडिया का कैग मतलब एक कैग होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कैग का रिमूवल प्रोसेस टेन्योर सब इसी में दिया गया है। ठीक है, अब आर्टिकल 148 क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है कि एन मतलब प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ कैग, मतलब एक इंडिपेंडेंट ऑफिस होना चाहिए किसके लिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, और ये जो कैग होता है दोस्तों, ये इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जो कि इंडिया की बात करो दोस्तों, उसका हेड होता है। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं मतलब जो मतलब सुप्रीम कोर्ट है वो गार्डियन ऑफ जस्टिस है ना, मतलब जो इंडिया में है तो उसको कहते हैं। तो वैसे ही जो मतलब पब्लिक पर्स है, मतलब समझ लीजिए जो मतलब जनता का पैसा है, उसका अगर गार्डियन किसी को कहा जाता है तो वो किसको कहा जाता है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, यूनियन इंडिया का। ठीक, और ये किसके द्वारा अपॉइंटेड होता है, ये अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा दोस्तों। ठीक है, और एक बार जो एलिजिबल मतलब अपॉइंट हो जाएगा वो दोबारा री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होता है। ठीक, उसके बाद इसका टेन्योर क्या होता है, 6 साल और 65 साल, जो भी पहले हो जाए उसमें से पहले वही मतलब उसी समय वो रिटायर्ड हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा मतलब जितने भी ऑडिट होते हैं मतलब ये क्या करते हैं, ये मतलब जो रिसीव्ड मतलब जो सरकार ने लिया है, गवर्नमेंट ने लिया है या गवर्नमेंट ने दिया है, सारा हिसाब किताब इसमें दोस्तों ये जान लीजिए, वो बॉडी जिसमें मतलब मान लीजिए गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 51% हो, मतलब 50 नहीं 51% या उससे ज्यादा हो, उनकी ऑडिटिंग भी, और सारी मैक्सिमम ऑडिटिंग जो है वो मतलब करते हैं। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, ठीक है, जहां जहां फंडिंग उसने किया हो या जहां जहां से पैसा लिया हो, सारा लेन देन ये देखते हैं। पर इसमें मेन बात क्या है दोस्तों, जो यूनियन ऑफ इंडियन की जो ऑडिटिंग है, जो इसका जो ऑडिट है, जो रिकॉर्ड जो है ये सबमिट करता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, फिर प्रेसिडेंट जो है ले जाते हैं पार्लियामेंट में, मतलब पेश करते हैं। ठीक है, उसके बाद और ये जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट का है, ये गवर्नमेंट को मतलब जो गवर्नर होते हैं पर्टिकुलर स्टेट के उनको जाके मतलब ये कैग जो है इस रिपोर्ट को जमा करते हैं। ठीक है, उसके बाद कैग इज आल्सो अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द लोकपाल आप जान रहे हैं ना, जो मतलब जो करप्शन एंटी करप्शन जो मतलब करप्शन के खिलाफ मतलब काम करते हैं, अगर कोई करप्शन किया तो उसका जो केस है ये उठाते हैं ना। तो इसमें क्या है, लोकपाल प्रीएम और मतलब जैसे कैबिनेट के मिनिस्टर और कोई भी हो XYZ किसी भी मतलब पीएम
कैबिनेट मिनिस्टर हो, कोई और अदर रैंक का मतलब ऑफिसर हो, सब के खिलाफ मतलब ये मतलब केस इनके लोकपाल कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आप जान लीजिए ये जो कैग जो आया था दोस्तों, ये कैग एक्ट 1971 में आया था और इसको एक मान्यता मिल गई थी किसकी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की। ठीक है, और इसका जो आर्टिकल है 148 से लेके 151 तक है। ठीक है, पर 1976 में जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, मतलब जो कैग वाला डिपार्टमेंट है, इससे जो अकाउंटिंग वाला फंक्शन है, पहले ये अकाउंटिंग भी करता था, अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग, पर ये जो अकाउंटिंग वाला सेक्शन है ये 1976 में हटा दिया गया था। ठीक है, क्या कर दिया गया था, ये हटा दिया गया था। और उसके बाद आप जान लीजिए सैलरी जो है इसकी सैलरी जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर की सैलरी होती है। इवन जो क्राइटेरिया है इसके रिमूवल का दोस्तों ना, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालने का जो क्राइटेरिया सेम वही फॉलो होता है इसमें। ठीक है, और इसका जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होता है, जो भी खर्चा होता है दोस्तों है ना, वो किसके ऊपर चार्ज होता है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ना उसके ऊपर चार्ज होता है। और ये पार्लियामेंट में वोट का सब्जेक्ट नहीं है, मतलब आप इसके बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं कर सकते हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, और ये किस तरह की रिपोर्ट निकालता है दोस्तों, ये 3 तरह की रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को। एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑडिट रिपोर्ट, एक होता है फाइनेंस अकाउंट ऑडिट रिपोर्ट, एक तीसरा होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, अब इसका रिमूवल कैसे करते हैं दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है ना, उसको जैसे रिमूव किया था सेम वही प्रोसेस लगाया जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को रिमूव करने के लिए। ठीक है, और ध्यान रख लीजिए ये मतलब जैसे कि मतलब गवर्नर जो है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब होल्ड करता है ना, जब तक मतलब वो चाहेंगे तब तक वो रहेगा, पर ये वो चीज नहीं होल्ड करते, डज नॉट होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब इनको निकालने के लिए कंट्रोलर एंड जनरल मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को निकालने के लिए एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। ठीक है, वो भी दोनों हाउसेस में, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में ये रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। और पास होने के बाद वो जो मतलब फैसला आएगा, वो फैसला तब आएगा अगर जब मान लीजिए जो टोटल मेंबरशिप है, टोटल मेंबरशिप मान लीजिए जैसे राज्यसभा में 250 है ना, तो 250 का मतलब मेजोरिटी आना चाहिए रिजोल्यूशन में। ठीक है, और उसके बाद जो वहां पे प्रेजेंट है, आप समझ रहे ना, जो 250 मतलब आप समझ लीजिए 250 में मेजोरिटी आएगा, उसके अलावा भी जो वहां पे प्रेजेंट है और जो वोट कर रहे हैं वो भी 2/3 होने चाहिए। सोच रहे डबल क्राइटेरिया आया था, मतलब जो मेंबर वहां पे प्रेजेंट है टोटल, उनका भी 2/3 होना चाहिए, तब जाके आप इसको निकाल पाओगे। क्या कोई इतना मतलब लेंथी प्रोसेस है। ठीक है, इतना आसान नहीं है इसको निकालना। उसके बाद जो ग्राउंड है वो किस ग्राउंड पे निकाल सकते हैं दोस्तों, तो वो है एक तो अगर कोई मिसबिहेव करते हैं वो, या फिर मतलब कैपेबल नहीं है उस पोजीशन को होल्ड करने के लिए। ठीक, उसके बाद कुछ इशू आप जान लीजिए जो मतलब इस पोजीशन के साथ होता है। एक तो सबसे पहले आप जान लीजिए इनके अपॉइंटमेंट के लिए कोई भी पर्टिकुलर क्राइटेरिया लेट डाउन नहीं है। ठीक है, मतलब ये चीज होना चाहिए तब जाके कोई मतलब कैग बन पाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो सीक्रेट सर्विसेज होती है ना, उसका एक्सपेंडिचर इनके मतलब जो मतलब एक एरिया होता है ना, इनके एरिया से हटा देते हैं, मतलब आपको ये नहीं काउंट करना है। ठीक है, मतलब सीक्रेट सर्विसेज के एक्सपेंडिचर को ये काउंट नहीं करते। ठीक है, इनके मतलब स्कोप से बाहर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कैग रिपोर्ट है दोस्तों, ये जब बन जाती है तो इसको एग्जामिन कौन करते हैं, तो जो इसको एग्जामिन किया जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो कि पार्लियामेंट की होती है, वो इसको एग्जामिन करती है। ठीक है, अब बचा 148 नंबर आर्टिकल तो हम लोगों ने देख लिया। अब 149 नंबर आर्टिकल क्या कहता है, ये ड्यूटीज और पावर के बारे में बताता है, किसके, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के। उसके बाद आर्टिकल 150 क्या कहता है, ये कहता है कि जो भी मतलब फॉर्म ऑफ अकाउंट है, यूनियन का हो या स्टेट का हो, ये किसके द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा। पर रिकमेंडेशन कौन करेगा, ये करेगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, फॉर्म ऑफ अकाउंट का। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल मतलब किस तरह का अकाउंट होगा उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये रिकमेंड कौन करेंगे, ये मतलब कैग ही रिकमेंड करेंगे, और प्रिस्क्राइब कौन करेगा, प्रेसिडेंट जी करेंगे। ठीक है, उसके बाद 151 आर्टिकल क्या कहता है, ये कहता है कि जो भी यूनियन अकाउंट रिपोर्ट होगा वो प्रेसिडेंट साहब के पास जमा होगा, और जो स्टेट अकाउंट रिपोर्ट होगा वो गवर्नर साहब के पास मतलब जमा होगा। और इनके परमिशन के बाद ही, मतलब गवर्नर के परमिशन के बाद ही स्टेट अकाउंट रिपोर्ट मतलब कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड न्यूज और थर्ड करंट अफेयर क्या है दोस्तों, टॉप कोर्ट सीक्स सीबीआई प्रोब इनटू टाइगर पोचिंग रिंग। एक्चुअली क्या है, अभी हाल फिलहाल में मतलब बहुत ज्यादा मतलब एक रैकेट सामने आया है, जो कि मतलब टाइगर्स के मतलब जो बॉडी पार्ट है ना, चाहे आप इनके मतलब बोन हो गया, चाहे मतलब दांत हो गया, मतलब स्किन हो गया, इन सब का तस्करी बहुत ज्यादा हो रहा था। इसमें मतलब जो टॉप कोर्ट है उन्होंने बोला है कि मतलब सीबीआई को भी इंटरफेयर मतलब करने के लिए बोला है, ताकि थोड़ा सा इस रिंग जो रैकेट है जो मतलब अभी इस चीज को कर रहा है तस्करी, वो उसका मतलब भांडा फूट जाए। ठीक है, भांडा फोड़ो जल्दी जल्दी, मतलब
मतलब ये चीज़ रुके, क्योंकि टाइगर क्या है, बहुत ही मतलब क्रिटिकल मतलब ये पोजीशन में है। अगर आप मतलब आप इसको देखेंगे IUCN का रेड लिस्ट डाटा में भी, तो ये इंडेंजर्ड में है। इंडेंजर्ड में बंगाल टाइगर है दोस्तों इंडिया का, ठीक है। बाकी जैसे साइबेरियन टाइगर हो गया या फिर साउथ चाइना वाला जो टाइगर हो गया, तो इनका अलग अलग मतलब है, मतलब क्राइटेरिया, पर सबके सब इंडेंजर्ड में है। कोई क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है, कोई इंडेंजर्ड में है, और कोई मान लीजिए एक्सटिंक्ट ही होने वाला है, मान के चलिए एक्सटिंक्ट ही होने वाला है, ठीक है। तो यही पोजीशन है, मतलब टाइगर्स ये समझ लिए ओवरऑल वर्ल्ड में मतलब बहुत ज़्यादा ही इंडेंजर्ड कंडीशन में है, ठीक है। इसलिए बहुत क्रिटिकल है। अब लीगल फ्रेमवर्क अगर आप इंडिया में देखेंगे, तो अगर टाइगर्स के लिए देखेंगे तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको शेड्यूल 1 में रखा गया। मतलब इंडिया में जो सबसे हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया जाता है किसी जानवर को, वो शेड्यूल 1 के तहत, शेड्यूल 1 के तहत ही दिया था। उसके अलावा है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसकी स्थापना हुई थी 2006 में, ठीक है। ये भी इन्हीं के कंजर्वेशन के लिए काम करता है, टाइगर के लिए, ठीक है। इसको स्टैट्यूटरी मतलब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब किसी एक्ट के थ्रू आया, मतलब ये कानूनी बॉडी है, मतलब कानूनी तौर से इसको दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। किसके अंडर में? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में, ठीक है। उसके बाद एक और है जो WCCB, ये भी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, मतलब यही जो तस्करी उसकरी वाले काम होते हैं इन सब का मतलब कंट्रोल करने के लिए, मतलब ये वाला ब्यूरो भी काम करता है, जिसमें टाइगर को भी किया जाता है, ठीक है। इसकी तस्करी उसकी को मतलब रोका जाता है। उसके बाद कुछ आर्टिकल भी है जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, वो भी ध्यान रखिएगा दोस्तों जब हम लोग इसको पढ़ ही रहे हैं। तो एक आता है दोस्तों आर्टिकल 48A, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल होते हैं मतलब जिसको अगर स्टेट मतलब स्टेट बाध्य नहीं है कि उसको फॉलो ही करें, मतलब मैंडेटरी नहीं है उसके लिए, ठीक है, बाइंडिंग नहीं है उसकी कि मतलब वो करेगा ही, पर अगर करेगा तो उसके स्टेट का भला होगा, ठीक है। तो वो ऐसा कुछ है। तो ये आर्टिकल 48 कहता है कि ये मतलब स्टेट को पॉलिसी निकालना चाहिए ताकि मतलब जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट कर सके और उसको इम्प्रूव कर सके, ठीक है। और इसी के तहत जो फॉरेस्ट है और जो वाइल्ड लाइफ है कंट्री का, उसको भी सेफ गार्ड करना एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद एक आर्टिकल आता है दोस्तों आर्टिकल नंबर 51A का G, ये है फंडामेंटल ड्यूटी। अब ये फंडामेंटल ड्यूटी जो G है, ये क्या कहता है? ये कहता है टू प्रोटेक्ट, मतलब एक सिटीजन की ड्यूटी है कि वो मतलब जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करे और उसको इम्प्रूव करने में अपनी मदद करे, ठीक है, मतलब मदद करे, ठीक है। और इसमें कौन कौन सा है नेचुरल इन्वायरमेंट पे? ये वाइल्ड लाइफ भी कवर करता है, ये फॉरेस्ट भी कवर करता है, लेक रिवर सब चीज कवर करता है, ठीक है। और उसके बाद ये भी कहता है कि जो भी लिविंग क्रिएचर है, मतलब वाइल्ड एनिमल भी, ठीक है, जो वाइल्ड एनिमल है उनको भी इंक्लूड किया है, उनके साथ मतलब कंपेशन, मतलब प्यार से, मतलब सहूलियत से, मतलब आराम से, मतलब उनके टैकल किए जाए, ठीक है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन देखेंगे दोस्तों, तो मतलब ये किस लिस्ट में आता है? जैसे 7 शेड्यूल में मतलब हर किसी का लिस्ट दिया गया ना, स्टेट लिस्ट में क्या क्या आता है और यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है, उन दोनों का लिस्ट में जिसको कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं वो किसके में आता है, ठीक है। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट है, मतलब इसके लिए मतलब स्टेट और यूनियन दोनों मिलके मतलब जो भी पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है। तो ये कब हुआ था? तो 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, उसके तहत आया था कि मतलब इसको जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है इसको कॉन्करेंट लिस्ट में रख दिया गया था। इससे पहले कौन से लिस्ट में था? तो ये था स्टेट लिस्ट में, ठीक है। और एक आता है दोस्तों आर्टिकल नंबर 21, ये तो आप जान रहे होंगे, राइट टू लाइफ वाला विद डिग्निटी वाला है, पर इसमें क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट ने इसको और एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। एक्सपेंड किसके लिए कर दिया? फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, इसमें एनिमल्स भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। और उसके बाद एक ध्यान रखिएगा, ध्यान में दोस्तों, ये है प्रोजेक्ट टाइगर। ये तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है दोस्तों 1973 में आया था, और ये जब स्टार्ट हुआ था तो सिर्फ 9 रिजर्व के साथ, मतलब 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे। और अभी अगर देखेंगे तो इंडिया में टोटल 58 टाइगर रिजर्व है, जिसमें 58 वाला जो है वो माधव नेशनल पार्क है, जिसको टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला है, और ये 58 था और ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद आता है थोड़ा सा हम लोग टाइगर के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। टाइगर का मतलब साइंटिफिक नेम देखेंगे तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा टाइगरिस है, ठीक है। IUCN स्टेटस, हम लोग अपने वाले के बारे में बात करेंगे, बंगाल टाइगर, ये कौन सा स्टेटस है इसका? इंडेंजर्ड है। और साइट्स में जो कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज में एनिमल्स भी आते हैं और ट्रीज भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं। इसमें किस तहत मतलब क्या दिया गया है इसको, मतलब स्टेटस इसको दिया गया अपेंडिक्स फर्स्ट, ठीक है। अब टाइगर रिजर्व कुछ मेन आप जान लीजिए, तो इंडिया का पहला जो बना था टाइगर रिजर्व, तो वो था 1973 में कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है वो बना था उत्तराखंड का, ठीक है, पहला टाइगर रिजर्व। उसके बाद आपका बांदीपुर जो है, ये पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, काफी बड़ा है, उसका पार्ट है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में है। एक है सुंदरबन, ये इंडिया का इकलौता मैंग्रोव टाइगर हैबिटेट है, मतलब जहाँ पे मैंग्रोव है और वहाँ पे टाइगर रहते हैं। उसके बाद एक कान्हा, मतलब कान्हा नेशनल पार्क है, ये भी टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का,
सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है दोस्तों। ये जो जंगल बुक आप मूवी देखते हो ना, इसका इंस्पिरेशन इसी कान्हा टाइगर रिजर्व से या नेशनल पार्क से लिया गया है, मध्य प्रदेश के, ठीक है। और इंडिया का सबसे बड़ा अगर टाइगर रिजर्व आप देख लेंगे तो वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, और ये इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। और कुछ इनिशिएटिव इनको कंजर्व करने के लिए चलाए गए थे, उसमें से एक था जैसे एम स्ट्राइक, ध्यान रखना 2010 में लाया गया था दोस्तों। ये जीपीएस बेस्ड ट्रैकिंग थी, मतलब जो भी टाइगर्स था उनको जीपीएस के थ्रू मतलब ट्रैक किया जाता था, ताकि उनको देखा जाए मतलब प्रोटेक्ट है कि नहीं है, ठीक है, कहीं उनका मतलब पोचिंग तो नहीं हो, मतलब शिकार उकार तो नहीं हो रहा है। तो इसका फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, यहाँ तक हो गया। उसके बाद IPES का हो गया, इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, ठीक है। अब एक ग्लोबल इनिशिएटिव में अगर आप देखें तो एक GTI आया था 2008 में, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव। इसका मतलब ये तो वर्ल्ड बैंक लाया था, और इसका तहत क्या करना था कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसको डबल करना, मतलब इसका एम था। उसके बाद एक TX2 है गोल, ठीक है, ये 2010 में आया था दोस्तों। इसके तहत ये कौन लाया था? WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने। इसके तहत भी टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसको डबल करना था 2022 तक, ठीक है। इसके बाद फोर्थ न्यूज और फोर्थ करंट अफेयर है दोस्तों, तो ये है फर्स्ट राउंड ऑफ FTA, मतलब ये आपका है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाला जो है ना, स्टॉक्स पे जो है फर्स्ट राउंड का, मतलब इसके तहत क्या है कि मतलब जो रशियन ब्लॉक है ना EAEU, ठीक है, इसको बोला जा रहा है 2025 नवंबर तक कि शायद ये बात स्टार्ट हो सके, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग को बस ये जानना है कि EAEU क्या है दोस्तों, तो ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, ठीक है। ये जो है दोस्तों ना, जो मतलब पहले जो सोवियत यूनियन था जो 1991 में विघटन हुआ था, उसी के जो 5 स्टेट्स थे उन्हीं का एक ग्रुप है दोस्तों, ठीक है। तो ये ट्रीटी कब साइन हुई थी? तो 29 मई 2014 में साइन हुई थी दोस्तों, और स्टेब्लिश कब हो गया था? ये 1 जनवरी 2015 में स्टेब्लिश हो गया था, ठीक है। और ये 5 जो कंट्री है वो कौन सी है? एक आर्मीनिया है, एक बेलारूस है, एक कजाकिस्तान है, एक किर्गिस्तान है, और एक रशिया है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो इसका हेडक्वार्टर है मॉस्को, रशिया में, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ न्यूज और फिफ्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों? तो ये है तिरुपति रिजोल्यूशन 2025। ये अडॉप्ट किया गया था दोस्तों, मतलब आप जान लीजिए अभी हाल फिलहाल में, मतलब वुमेन इन्फॉर्मेंट को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसके लिए मतलब एक मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है। कहाँ पे? तो मतलब ये तिरुपति जगह है आंध्र प्रदेश के, वहां पे हुआ था पार्लियामेंट्री एंड लेजिस्लेटिव कमिटीज के द्वारा, ठीक है। तो इसके तहत क्या है कि मतलब एक रिजोल्यूशन पास हुआ है, उस रिजोल्यूशन का नाम है तिरुपति रिजोल्यूशन 2025, जिसको मतलब अडॉप्ट किया गया इसमें। इसके तहत बस इतना ही काम है कि जो वुमेन्स का रोल है उसको मतलब इंक्रीज करना, प्रमोट करना, ताकि जो टारगेट हम लोगों ने रखा है विकसित भारत का 2047 तक, उसको जल्द से जल्द मतलब पूरा कर सके, ठीक है। और इसमें की पॉइंट्स क्या थे उनके रिगार्डिंग? मतलब जो जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग, मतलब दोनों को देख के, मेल फीमेल को देख के बजटिंग किया जाए, ऐसा नहीं मेल रीओरिएंटेड हो, ठीक है। एजुकेशन हेल्थ पे देखा जाए, उनके मतलब डिजिटल इंपावरमेंट को देखा जाए, और उनके पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाया जाए। स्टेम क्या होता है? जैसे साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मैथ्स हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 6 न्यूज और 6 करंट अफेयर। ये क्या है दोस्तों? आयुर्वेदा डे 2025। अभी हाल फिलहाल में ये डिसाइड हुआ है कि मतलब गोवा में इसको मनाया जाएगा 23 सितंबर को। इस बार इसका 10वां एडिशन होगा, फर्स्ट टाइम 2016 में मनाया गया था। इस बार की थीम क्या है? आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट, ठीक है। मतलब वही आयुर्वेद जो है हमारा, उसको प्रमोट करने के लिए यूनिवर्सली, मतलब वर्ल्ड वाइड उसके लिए है, ठीक है। उसके बाद 7th न्यूज और 7th करंट अफेयर आपका दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। ये बहुत प्राउड की बात है दोस्तों, क्योंकि इंडिया जो है इसमें 38th रैंक में है। 2024 में 46 रैंक में था, मतलब आप समझिए 8 पायदान ऊपर आया है। बस इसमें इतना ध्यान लीजिए, फर्स्ट रैंक पे कौन है? स्विट्जरलैंड, और सेकंड रैंक पे कौन है? स्वीडन, ठीक है। अब इनोवेशन रिलेटेड जो भी है उस काम में इंडिया की जो पोजीशन है 38 है ओवरऑल, ठीक है। अब इसमें जान लीजिए किसके द्वारा लाया जाता है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब जो बुद्धिमत्ता से रिलेटेड हो, जैसे मतलब कोई क्रिएटिविटी हो, कोई इनोवेशन हो, कोई सॉन्ग हो, मतलब कोई ऐसा इनोवेशन मतलब आइडिया दिया हो टेक्नोलॉजी के लिए, है ना, वो सब चीजें। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है विपो का? तो ये है जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना इसकी 1967 में हुई थी, और इसमें टोटल 193 मेंबर, मतलब जिन्होंने रेटिफाइड किया था कानूनी तौर से, और यूएन की एक एजेंसी है, ठीक है। इसके बाद 8th न्यूज और 8th करंट अफेयर है दोस्तों आपका इनलाइन स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये इनलाइन स्पीड स्केटिंग क्या है दोस्तों। अगर आप ये देख रहे हैं ना फोटो में, ये जैसे पैर में बांध के जो जिस तरह दौड़ रहे हैं, यही वाली जो रेस है यही कहलाती है स्केटिंग। कौन सी? मतलब स्पीड स्केटिंग, इनलाइन स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025। ये कहाँ हुआ दोस्तों? ये बेडेहेम
चाइना में एक जगह है वहां पे हुआ है। तो इंडिया ने इस मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप में इस पर्टिकुलर गेम में पहली बार गोल्ड मेडल जीता, वो भी एक नहीं दो। तो इंडिया का जो पहला गोल्ड मेडल है वो आनंद कुमार वेल कुमार जी ने जीता है, जो कि मेल सीनियर कैटेगरी से थे और 1000 मीटर स्प्रिंट में जीता है, ठीक है। और इन्होंने ही ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है 500 मीटर वाले स्प्रिंट में, ठीक है। पर मेन क्या है कि गोल्ड मेडल है इनका, ठीक है। और दूसरा गोल्ड मेडल जो है जूनियर कैटेगरी में कृष्ण शर्मा जी ने जीता है, ठीक है, वो भी 1000 मीटर स्प्रिंट में, ठीक है। टोटल कितने जीते हैं? 2 गोल्ड, ठीक। उसके बाद नाइन्थ न्यूज और नाइन्थ करंट अफेयर बस इतना जान लीजिए। अभी हाल फिलहाल में जो मतलब सरकार ने नए रूल्स बनाए थे ना ऑनलाइन गेमिंग्स के तहत में, जो भी मतलब पैसे से रिलेटेड वाले होते हैं तो उन सब पे बैन किया जाएगा, मतलब कि वो उनके ऊपर चार्ज लगाया जाएगा, फाइन लगाया जाएगा। उसके तहत क्या हुआ, ड्रीम 11 को मतलब हटना पड़ा। कहाँ से? मतलब अपोलो टायर्स के, मतलब अपोलो टायर नहीं, जो इंडियन क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर है ना, ड्रीम 11 हट गया। मतलब किसने हटाया इसको? तो अपोलो टायर ने हटाया है, और यही अब ऑफिशियल स्पॉन्सर होगा किसका? इंडियन क्रिकेट टीम का, ठीक है। उसके बाद 10th न्यूज और 10th करंट अफेयर क्या है दोस्तों? आपका है डियोगो गार्सिया, ठीक है। अब डियोगो गार्सिया क्या है दोस्तों? तो ये एक जगह है दोस्तों जो कि इंडियन ओशन में है। अगर आप देखेंगे लोकेशन, तो ये देखिए इस फोटो में अगर आप देखेंगे तो ये हमारा प्यारा भारत महान है, इसी की जस्ट नीचे चागोस आर्किपेलागो है। ये बहुत सारे आइलैंड का ग्रुप है, डियागो गार्सिया उनमें से एक है, ठीक है। अब ये जो चागोस मतलब आर्किपिलागो है, जो आइलैंड्स का मतलब ग्रुप है, इसमें मैक्सिमम को क्या है, मतलब ये एक समय मतलब ब्रिटिश की मतलब अंडर में थी, ब्रिटिश की टेरिटरी थी। पर मैक्सिमम आइलैंड क्या है, मतलब इसने मॉरिशस को वापस कर दिया है, सिर्फ डियागो गार्सिया को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री बेस है, मतलब इसका यूनाइटेड किंगडम का, ठीक है। और ये जो डियागो गार्सिया है मतलब इस मॉरिशस का ही मान लीजिए, मॉरिशस के अंडर में ही आता है चागोस। तो मॉरिशस की जो कैपिटल है वो पोर्ट लुइस है, ठीक। और ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि इंडिया का पहला ओवरसीज स्टेट सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन स्टेशन जो है यहाँ पे बनेगा, ठीक है। इंडियन ओशन में जितने भी सैटेलाइट्स हैं मतलब उनको मतलब एक तरह से ट्रैक करने के लिए, और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को मतलब ट्रैकिंग के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये वाला जो स्टेशन बनाया जाएगा, मतलब पहला होगा जो इंडिया के बाहर होगा, ठीक है। उसके बाद 11th न्यूज और 11th करंट अफेयर आपका मतलब एक बुक है जिसका नाम है डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया। एक्चुअली क्या है, नॉर्थ और साउथ में थोड़ा ये बहस चलता रहता है कि मान लो बोलते हैं कि मतलब जिसका पॉपुलेशन के हिसाब से मतलब दिया जाएगा, मतलब जो मतलब लोकसभा या राज्यसभा में सीट्स होती हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से मतलब साउथ वाले बोलते हैं इससे अच्छा मतलब हम लोग की पॉपुलेशन बढ़ाए तब हमारी भी सीट बढ़ जाएगी। यही सब कुछ बहस वो चलता रहता है, इसी पे बुक है। और किसने लिखा है बुक? तो ये है रवि के मिश्रा जी ने लिखा है, ठीक। उसके बाद आज का लास्ट न्यूज और लास्ट करंट अफेयर है दोस्तों, श्री विवेकानंद गुप्ता। तो ये जो पर्सनालिटी है, तो अगर आप फोटो में देखेंगे तो ये है वो पर्सनालिटी, विवेकानंद गुप्ता जी। ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज में क्यों है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। ये रीजनल प्रोविडेंट फंड मतलब कमिश्नर है ईपीएफओ में, ठीक है। और उसके बाद हाँ, ये फर्स्ट इंडियन है जो कि सिलेक्ट हुए हैं। वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम चलता है पीएफएएम प्रोग्राम, प्रेस्टिजियस लीडरशिप डेवलपमेंट इनिशिएटिव, मतलब फाइनेंस के सेक्टर में ही तरह तरह की ट्रेनिंग से मतलब ये जो स्किल पावर है फाइनेंशियल उसको इनहेंस करने के लिए मतलब एक प्रोग्राम है जिसमें पहली बार ये फर्स्ट इंडियन सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, श्री विवेकानंद गुप्ता जी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर। तो मिलते हैं कल, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।